हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस सर आप सभी के लिए आज फिजिक्स के पहला चैप्टर जो है लाइट, उसका जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एकदम इसी वीडियो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है बच्चों, उसके सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस बार के एग्जाम में, जो बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में पूछने ही वाला है। इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपका ऑप्शंस क्या क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब, आप भी जानते हैं कि यदि परावर्तन जिक्र आए तो परावर्तन में दो तरह का कोण बनता है, एक आपतन और दूसरा परावर्तन। और परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, है ना। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश तरंग उदाहरण है। आपको यहां पूछ रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है, मतलब ये कि प्रकाश तरंग किस तरंग का उदाहरण है। आपका ऑप्शन पहला है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है परावैगनी तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपने अगर तरंग पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग, दूसरे विद्युत चुंबकीय तरंग। बच्चों, यांत्रिक तरंग का अर्थ होता है वे तरंगें जिन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती है जिन्हें संचरण करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा है कि प्रकाश तरंग को संचरण करने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, और यदि इसको जरूरत नहीं पड़ता तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना बच्चों। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि दो तरह का दर्पण ऐसा होता है, एक समतल और दूसरा उत्तल। इन दोनों दर्पणों में यदि आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो तो उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है केवल समतल, दूसरा है केवल उत्तल, तीसरा है केवल अवतल। अवतल में एक ही केस में सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन डी आपका एकदम से सही होगा, क्योंकि समतल और उत्तल दोनों तरह के दर्पण में आपको वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बच्चों, आपको यह बताना है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। आपको पता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों, पहला है कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है लोहा और चौथा क्या है बच्चों? निर्वात। आपको पता है कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, और अगर मैं लोहा की बात करूं तो इसका अपवर्तनांक आपको इन सब के सापेक्ष तो बच्चों ज्यादा ही होता है। और दूसरी बात कि लोहा जो है ना, ये कैसी वस्तु है बच्चों? अपारदर्शी है। कैसी वस्तु है? अपारदर्शी। मतलब ये इनसे होकर प्रकाश आर पार होता ही नहीं है, इससे होकर के प्रकाश ट्रैवल ही नहीं करता है।
लास्ट जो आपको बच्चों बचा है निर्वात, इसका अपवर्तनांक लगभग लगभग कितना होता है? 1 होता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड से, सबसे ज्यादा तेजी से कहां पर चलती है? तो निर्वात में चलती है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक देख, अपवर्तनांक भी इसका सबसे कम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। निर्वात में प्रकाश जो है बच्चों वो सबसे अधिक स्पीड से चलती है, सबसे उसकी चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों, आप लोगों को जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो आपको कहा था कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तैलीय कागज होता है, याद करो मैंने आपको 3 तरह का वस्तु बताया था, 3 तरह का पदार्थ बताया था। एक पारदर्शी, दूसरा अर्धपारदर्शी या इसी को पारगम्य कहा जाता है, और बच्चों चौथा क्या? अपारदर्शी। तो तेल लगा हुआ कागज जो है ना, इनसे होकर के प्रकाश थोड़ा थोड़ा मात्रा में आर पार होता है, और अगर थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है तो इसको पारभासी आप लोग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पारभासी। इसी को अर्धपारदर्शी भी कह सकते हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना। अगले प्रश्न पर यदि हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारे पास है क्या? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? भाई साहब ऐसा ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना, आप तो कहोगे आज दिन बन गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला है वास्तविक, आपको भी पता है वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है समतल दर्पण में। दूसरा है काल्पनिक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप भी जानते हैं कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इन दोनों में ही हमेशा वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है, याद रहेंगे बच्चों आपको। अगला प्रश्न आपका क्या है? एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। अच्छा, कहता अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। चलो बनाते हैं, एक समतल दर्पण बनाते हैं बच्चों। मान लो ये समतल दर्पण है और एक अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है आप जानते हैं? अभिसारी किरणपुंज का मतलब वे किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है। तो देखो, अगर मान लेते ये एक किरण है जो यहां गई, तो बच्चों ये इस पथ से लौटती हुई दिखेगी, और ये किरण गई, ये भी इस पथ से लौटती हुई दिखेगी आपको। ये इस बिंदु पर गई तो ये भी इस पथ से लौटती हुई दिखेगी। मतलब ये, अगर बच्चों किसी समतल दर्पण पर अभिसारी किरणपुंज आपको आपतित होती है, तो आपको वो सारी की सारी किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती हुई प्रतीत होगी, निकलती हुई दिखेगी। और एक ही बिंदु से यदि सभी दिशाओं में निकलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब ये जो आपको किरणपुंज है, कौन सा किरणपुंज कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका अपसारी किरणपुंज। क्योंकि आपने पढ़ा है यदि सभी किरणें एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है तब इसको अभिसारी कहते हैं, और यदि एक पॉइंट से निकल रही होती है तब इसको अपसारी कहते हैं। तो सभी एक साथ तो जाएगी, लेकिन एक ही बिंदु से परावर्तित होकर अलग अलग दिशाओं में निकलेगी। तो इसीलिए कैसा किरणपुंज होगा? ये हो जाएगा अपसारी। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। भाई साहब आपको एक बात याद है ना, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। और भाई साहब आपने m बराबर फॉर्मूला पढ़ा है HI बटे में कितना? HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको पता है समतल दर्पण में HI इज इक्वल टू HO। तो बच्चों ये दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और वो भी प्लस में। प्लस में क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? +1, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? बच्चों ये मान लो एक समतल दर्पण है और एक प्रकाश की किरण है जो लंबवत आपतित होती है।
लंबवत आपतित हुई तो यहां आपतन कोण का मान कितना हो गया, 0। और अगर आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण आर का मान भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों परावर्तन कोण का मान यहां कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। कई बच्चे इसका 90 आंसर मारेंगे जो कि एकदम से क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर यदि हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। भाई साहब एकदम से खटाक से आंसर आना चाहिए, क्योंकि एकदम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट केस होता है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण में एक केस ही होता है ऐसा जब वस्तु का आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और ये तब बनता है जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। कहां कहां रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये ऑप्शन आपका एकदम से सही होगा, D4 दिल्ली। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगा होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बच्चों ये बात आप याद रखना कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है। अगर कोई एक लेंस ले लो, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स पहले आता होगा, उसमें ना पहले एक लेंस भी देता था, तो वो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस देता है ना, उसे ही आप सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी कह सकते हो। और आपने देखा होगा कि वो एकदम से ऐसा लेंस होता है जिसका बीच वाला सतह उठा हुआ होता है, और अगर उसका बीच वाला सतह उठा हुआ है तो उसको कौन सा लेंस कहेंगे, उठा हुआ से उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत करने का मतलब होता है बच्चों, हजामत करने का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। और यदि आप खुद का दाढ़ी बनाना चाहते अपने से, तो इसके लिए आपको एक ऐसा दर्पण चाहिए जो पास रखे वस्तु का आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाए, तब ना आपको दाढ़ी काटने में आसानी होगा। तो इसके लिए बच्चों एक दर्पण अभी अभी पढ़े अवतल, अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु बहुत निकट रखा हुआ है ना, तो उसका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। जल्दी से आगे, अगला, अगला क्या है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। बच्चों सर्च लाइट का जो है इसमें कह रहा है परावर्तक सतह कैसा होता है। बच्चों सर्च लाइट ऐसा चाहिए जिसमें अगर कोई भी किरण जाए ना, तो वो उसको क्या करे, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दे। एक पॉइंट पर क्या कर दे बच्चों, इकट्ठा कर दे। तो मुझे बताओ प्रकाश की किरणों को जो एक पॉइंट पर इकट्ठा करता हो, एक पॉइंट पर क्या करता हो बच्चों, इकट्ठा करता हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, जरा मुझे बताइए। आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो इसका मतलब है बच्चों कि इसके लिए हमें किस तरह के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर यदि हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बड़ा देखना है तो एक तो दर्पणे है अवतल। भाई बड़ा जब भी आए दिमाग में एक रख लेना है अवतल, अवतल अवतल अवतल। क्यों, क्योंकि समतल में हमेशा बराबर बनता है और उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, और बड़ा किस में बनता है, अवतल में। चलिए अगला, अगला क्या है आपका, अगला है आपका, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि एक प्रयोग किया जाता है जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे क्या है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है।
अब एक बात बताइए, अगर आपको उस ऑब्जर्वर को उस दर्पण का फोकस दूरी प्राप्त करना है तो किस किस के बीच की दूरी को मापना होगा? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। आगे क्या है? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब, आपने दर्पण सूत्र नाम का कोनो चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यदि आपको दर्पण का फोकस दूरी चाहिए तो आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। तो वस्तु की दूरी को मापने के लिए दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को मापना होगा, मतलब दर्पण और बिंब के बीच की दूरी भी मापनी होगी, ये भी मापनी होगी। और भी के लिए आपको क्या चाहिए? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापनी होगी, क्योंकि प्रतिबिंब तो पर्दे पर न बन रहा है। ये दोनों मापिएगा तब ना फोकस दूरी निकलेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चाइना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए और बी दोनों नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? भाई साहब रट लो। अगर मैंने कहा एम पॉजिटिव तो याद रख लेना क्या कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है। प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है। अगर मैंने कहा एम माइनस तो याद रख लेना प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा है प्रतिबिंब बच्चों? तो वास्तविक है। क्या ये बातें याद रहेगा? दूसरा क्या, अगर बच्चों याद रख लो m का मान 1 आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। अगर बच्चों m का मान 1 से ज्यादा है तो याद रख लेना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। और अगर m का मान 1 से छोटा है तब याद रख लेना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा। ये एकदम नोट कर लो, घोर के पी जाओ भाई साहब। ये एकदम से आपको ऑब्जेक्टिव में इनमें से जरूर एक नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, मतलब बच्चों m का वैल्यू माइनस में, और अगर m का वैल्यू माइनस में तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है, और वास्तविक है तो कैसा? उल्टा। चलिए उम्मीद है कि यह भी समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? भाई साहब फोकस दूरी धनात्मक तो एक ठोका होता है, किसका? उत्तल दर्पण का। किसका बच्चों? उत्तल दर्पण का। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्र मतलब बच्चों ये कि कोई भी गाड़ी हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, मोटर, अगर उसको साइड मिरर के रूप में अगर बच्चों कोई भी दर्पण लगाना है तो वो कौन सा होता है? हमेशा उत्तल। क्यों उत्तल है? ताकि उसमें हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखता है और उसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है। तो आपको रियर व्यू मिरर के रूप में जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है बच्चों? उत्तल दर्पण होता है। बी फॉर बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक। बच्चों अगर ये कोई दर्पण है, ओके, यहां कोई वस्तु है, तो अगर दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है तो इसकी दूरी इधर से यहां मापेंगे। आपतित किरण के विपरीत दिशा में आते हैं तो दूरी को निगेटिव में लेते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बच्चों याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। नहीं। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? भाई साहब प्लस में दिया है ना, और प्लस में किसका होता है? उत्तल का। प्लस में किसका होता है बच्चों? उत्तल का। प्लस में किसका होता है? उत्तल का। एकदम 20 से कोनो मतलब नहीं है। प्लस दिया तो उत्तल, माइनस दिया तो अवतल। नहीं याद रहेगा? याद रखना है, प्लस दिया तो उत्तल, माइनस दिया तो अवतल। चलिए याद रहेगा बच्चों। भाई साहब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल का, सॉरी अवतल का। किसका? अवतल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण को फोकस दूरी निम्नांकित में कौन संबंध सही है? हैं? और उसकी क्या क्या लिखे हुए हैं इसमें? यहां वक्रता त्रिज्या होगा। आप लोग जरा सा सही पढ़िएगा।
क्या है कि किसी अवतल दर्पण को की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में कौन संबंध सही है, ये आपको पूछ रहा है। मतलब सीधा सीधा प्रश्न एफ और आर के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो भाई साहब आप नहीं जानते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों आर बराबर एफ बटे 2 नहीं, आर बराबर एम नहीं, आर बराबर 2f। हाँ देखो यहां से आर बराबर हम लोग कितना कह सकते हैं, 2f कह सकते हैं। तो B4 क्या हो गया, बॉम्बे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा जरूर है, आवर्धित नहीं होता है बच्चों। आवर्धित का मतलब है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, लेकिन नहीं, उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, छोटा बनता है। तो हरासित कहेंगे इसको, कैसा कहेंगे बच्चों, सीधा एवं हरासित। तो बी बॉम्बे आंसर एकदम सही हो जाएगा न। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु, किस दर्पण में, यहां में होगा, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है या प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो जाहिर सी बात है भाई साहब उत्तल में। समतल में हमेशा बराबर, उत्तल में हमेशा छोटा, अवतल में बड़ा छोटा बराबर तीनों। अवतल में क्या, बड़ा छोटा बराबर तीनों, समतल में बराबर, उत्तल में छोटा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, रट लो रट लो रट लो, क्या, ऋणात्मक। याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या क्या दे दिया है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। अच्छा अच्छा ये पूछ रहा भाई साहब, देखो ये जो व्यास सीमा है ना, ये क्या कहलाता है, तो बच्चों इसको एपर्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपर्चर, या आप इसको द्वारक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, द्वारक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण का सूत्र होता है, भाई साहब ये तो एकदम पूछ दिया। इसमें देखते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f, एकदम सही। ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v + 1/u, एकदम सही आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, अवतल दर्पण की। किसकी बच्चों, अवतल दर्पण की। किसकी किसकी, अवतल दर्पण की। अगले क्वेश्चन पर अगर बढ़े, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है, अभी अभी तो पढ़े थे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच। कहां बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा सकता है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहां देखो सकता है को यहां लिखना चाहिए था, भाई साहब टाइपिंग में इतने मिस्टेक करते हैं। यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, यहां सकता है यहां होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये कौन हो जाएगा बच्चों, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी कौन होगा बच्चों, आप जरा मुझे बताओ। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल दर्पण में मिलता है, उत्तल दर्पण में मिलता है, अवतल दर्पण में, मतलब बच्चों सभी से। किससे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी से, नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। बच्चों एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये बताइए। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आर पूछा है तो आर बराबर 2f, मतलब 20 दूना कत्ते 40, 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना बच्चों, 40। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, भाई साहब उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान पूछा है, इनमें से कोई नहीं, महत्तम मान नहीं होता है कोई भी, महत्तम मान कोई भी पॉसिबल नहीं है। एक हम लोग कह सकते थे, लेकिन उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके बराबर नहीं बनता है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा पर उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है, कौन सा है, तो बच्चों याद रखिएगा अवतल होता है। कैसा होता है बच्चों, अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल अवतल अवतल। ओके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन खत्म है यहाँ से। तो आप लोग को इस वीडियो में मैंने इतना ही क्वेश्चन दिया। अगले वीडियो में मैं अपवर्तन से जितने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनने वाले, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, वो लेके आऊंगा। बच्चों इस वीडियो में यदि आपने A to Z क्वेश्चन सही किया होगा तो यकीन मानो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं। और बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।